हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पढ़ाने को तो बहुत सारे टॉपिक हैं, पर हमारे चैनल पे वही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण मतलब एनवायरनमेंट तथा हेरिडिटी जो है उससे एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, पहले थियरी कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो जब भी कोई गुण जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, रंग हो गया, लंबाई, बुद्धि इत्यादि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ये जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, वो जीन्स के माध्यम से होती है। जीन्स क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम पे छोटे छोटे कुछ इकाइयाँ स्थित होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीन्स। आगे देखते हैं इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जो हमारे चारों तरफ का जो माहौल होता है, जैसे स्कूल हो गया, घर हो गया, पड़ोसी हो गए, भोजन हो गया इत्यादि जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव जाति में वह कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। मानव जाति की जो विविधता होती है वो दो कारकों पर डिपेंड करती है। पहला तो उसका हो गया आनुवांशिक गुण, दूसरा हो गया उसके चारों तरफ का वातावरण। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी बच्चे होते हैं, जो भी उनमें जो विविधता होती है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिमाण है। ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो पेडागॉजी में जहाँ भी केवल वर्ड होता है वो नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों को इंडिकेट करता है, पहले हम लोग उसको हटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में केवल यूज किया गया है तो उसको हटा देंगे, और ऑप्शन नंबर 1 में केवल यूज किया है तो उसको भी हम लोग हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। देखिए, पालन पोषण और शिक्षा जो होती है वो हमारे वातावरण के अंतर्गत आती है, लेकिन जो मानव का व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास किन दोनों योगदान का प्रमाण है, मतलब मानव का विकास किन दोनों चीज़ों से पॉसिबल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिभावक एवं अध्यापक, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंशक्रम एवं वातावरण का, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो अध्यापक और अभिभावक हैं वो हमारे किस में आते हैं? ये हमारे वातावरण के इफेक्ट में आते हैं। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, जो समाज और संस्कृति होता है वो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है वंशक्रम एवं वातावरण का। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वंशक्रम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, मतलब आनुवंशिकता कहते हैं, और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की क्या होती है? ए नाम मात्र भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि वंशानुक्रम में व्यक्तित्व और बुद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यक्तित्व और बुद्धि जो होते हैं वो हमारे जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए, जो आनुवंशिकता होती है, जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है वो क्या होता है? गौण होता है, गत्यात्मक होता है, स्थिर होता है, प्राथमिक होता है। तो देखिए, ये जो होता है ये आपका हो जाएगा, आनुवंशिकता जो होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें हमारे पापा से चेहरा मिला है, पापा हमारा जो चेहरा है वो हमारे पिताजी की तरह लगता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बाद में चल के बदल जाएगा, वो स्थिर है। जो जैसा हमें मिल गया चेहरा, या फिर जैसे हमारे नाक नक्शे हैं ये सब, वो हमेशा स्थिर ही रहेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऐसा कौन सा ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं? तो देखिए, मैंने पहले बताया है, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, रंग हो गया, लंबाई हो गया,
बुद्धि हो गया, ये जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं आँखों का रंग। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आँखों का जो रंग होता है वो हमारे जो पूर्वज है उससे हमें प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वज को आँखों का रंग अगर काला हो तो हमारे भी आँखों का रंग काला हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ये तो हमें पर्यावरण से मिलती है, हमारा पर्यावरण जैसा रहेगा वैसे ही हम भी भागीदारिता अपनी निभाएंगे। तीसरा है समरक्षा व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ये भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है और चिंतन पैटर्न भी हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश 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 के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पर्यावरणीय कारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है के अतिरिक्त। तो देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता, ये जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। अगर हमें पौष्टिक चीज़ें ना मिले तो हो सकता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा है संस्कृति। संस्कृति भी हमें वातावरण से ही मिलती है। अगर हमारे संस्कृति में कोई चीज़ें हैं तो वो हम लोग वातावरण से ही एडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता। जो शिक्षा होती है वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही प्राप्त होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि शारीरिक गठन जैसे हमारे पूर्वजों का शारीरिक गठन होगा वैसे ही हमारा भी शारीरिक गठन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण। पर्यावरण कभी स्थानांतरित नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है जीन। देखिए जीन जो होता है वो स्थानांतरित होता नहीं है, यह स्थानांतरित होने का कार्य करता है, मतलब किसी चीज़ को कैरी करने का काम करता है। तो जीन भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जो भी चीज़ें हमें अपने माता पिता या फिर वंशजों से प्राप्त होते हैं उस लक्षण को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस प्रकार का विषय में है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई अगर चाइनीज बच्चा है तो जो उसकी आंखें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। तो कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं इसलिए उसकी आंखें छोटी है, और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा की आंखें छोटी है इसलिए बच्चे की भी आंखें छोटी होंगी। तो ये क्या होता है, एक आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संघर्ष हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने स्थान पे सही है। हो सकता है कि अगर चाइनीज बच्चा को भारत में वो जन्म ले तो हो सकता है उसकी आंखें नहीं ऐसी हो, या फिर हो सकता है कि वो जन्म ले फिर भी उसकी आंखें ऐसी हो। तो ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना ये नहीं होता है। स्थिरता तथा और अस्थिरता पे बहस ये भी नहीं होगा। सतत तथा असतत अधिगम ये भी नहीं होगा। प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि जो बच्चा है अगर उसकी आंखें ऐसी हैं तो हो सकता है वो प्राकृतिक रूप से हो, या फिर हो सकता है कि उसके पालन पोषण की वजह से ऐसी हो। जैसे कि अगर कोई टीचर है, अगर उसका बच्चा टीचर बन जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसके अंदर जीन से ही टीचर के होंगे। उसके पापा टीचर हैं इसलिए उसके अंदर जो जीन्स हैं वो टीचर वाले आए होंगे। तो ये पूर्णतः गलत नहीं है और पूर्णतः सही भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति तथा पालन पोषण पे वाद विवाद। तो इसका 9वां का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। मतलब जब भी हम लोग प्रकृति और पोषण का बात करते हैं तो जो प्रकृति होती है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है जैविक की विशेषताएं या वंशानुक्रम। देखिए जो वंशानुक्रम होता है उसे हम लोग प्रकृति बोलते हैं, और जो वातावरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं हमारे आसपास का वातावरण। तो यहाँ पूछा है कि प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जैविक की विशेषताएं या वंशानुक्रम, इसे हम लोग कहते हैं प्रकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है,
या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है तो क्या ज़रूरी है कि उसके माता पिता भी हिंदी बोलते हों, या फिर वो इन्वायरमेंट में आने के बाद अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नई भाषा को सीख लिया है। तो ये एक डिस्कशन हो जाती है, बहस हो जाती है प्रकृति और पोषण पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रकृति और पोषण पे बहस हो जाती है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे माता पिता को भी इंग्लिश बोलना आता हो। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।